हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद सुमित। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर 9। हमने इसके 8 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट करनी है, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसे। खुशहाल गांव एवं समृद्ध शहर, इसे हम इसी तरह पढ़ेंगे जिस तरह हमने पिछले चैप्टर कंप्लीट किए हैं। लोहे के औजार और खेती। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई हैं। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ था। तो यहाँ पर हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला है कि इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ है। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। इनके बारे में तुम अध्याय 5 में पढ़ चुके हो। आइए ऊपर बढ़ते हैं। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल हैं। तो करीब 2500 वर्ष पहले लोहे का औजारों का प्रयोग जो है बढ़ा है। अध्याय 6 में तुमने पढ़ा है कि लोहे के फाल के इस्तेमाल से कृषि उत्पादन बढ़ गया है। तो जब लोहे के फाल आए तो इससे कृषि का उत्पादन बढ़ गया। ये आप लोग अध्याय 6 में पढ़ चुके हैं। आइए ऊपर पढ़ते हैं। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम। समृद्ध गांव के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के निवास में नए औजार तथा रुपाई महत्वपूर्ण कदम थे, तो यहाँ पर क्या गया है कि समृद्ध गांव के बिना राजाओं और उनके राज्यों का बना रहना मुश्किल था। देखिए, जब समृद्ध गांव नहीं होंगे, जब टैक्स नहीं आएगा, समृद्ध गांव नहीं होंगे तो टैक्स नहीं आएगा। टैक्स नहीं आएगा तो राजा और राजा के राज्य कैसे मैनेज करेंगे? वो सब कुछ जो व्यवस्था है। इसी वजह से इसमें लिखा है कि समृद्ध गांव के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बना रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए। आइए पढ़ते हैं। औजारों की सूची में इन चित्रों के नाम चुनो। हंसिया, कुल्हाड़ी और सरसों। लोहे की ऐसी 5 चीज़ों सूची बनाओ जिनका प्रयोग तुम रोज करते हो। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आइए ऊपर पढ़ते हैं। इस चार्ट में तुम्हें सिंचाई से आए परिवर्तन दिखाए गए हैं। खाली स्थानों को में सही वाक्य भरो। लोहे द्वारा परिश्रम किया, किसानों को लाभ मिला क्योंकि वह अब उत्पादन अनिश्चित घंटों। कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। आइए ऊपर पढ़ते हैं। हाँ, ये पढ़ते हैं। गांव में कौन रहते थे? गांव में कौन रहते थे? इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी को बेल्ला, तो बड़े भूस्वामी को क्या कहा जाता था? बेल्ला। साधारण हलवाओं को उड़वार, और भूमिहीन मजदूर दास, कडेसियार और अधमई कहलाते थे। भूमिहीन मजदूर क्या कहलाते थे? दास, कडेसियार और अधमई। ये ऊपर पढ़ते हैं। देश के उत्तरी हिस्सों में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। देश के उत्तरी हिस्से में क्या? गांव का प्रधान व्यक्ति क्या? ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। इस पद पर ग्राम भोजक यानी ग्राम प्रधान के पद पर। यानी कि यह पद आनुवंशिक था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी का अर्थ है जिसके पास सबसे ज़्यादा भूमि होती थी गांव में। साधारणतः इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्राय राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का काम भी करते थे। कौन? ग्राम प्रधान, ये या फिर ग्राम भोजक या फिर भूस्वामी।
गोस्वामी होगा वही ग्राम प्रधान होगा, इसमें लिखा है। आइए ऊपर पढ़ते हैं। ग्राम भोजक के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहते थे। स्वतंत्र कृषकों को क्या कहते थे? गृहपति। इनमें ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी। इनमें दास कर्मकार आते हैं जिन्हें दूसरों की ज़मीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती है। अधिकांश गांवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। आइए ऊपर पढ़ते हैं। प्राचीनतम तमिल रचनाएं। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया जाता है। गांव में रहने वाले जिन तमिल नामों का उल्लेख है यहाँ किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। ये ऊपर पढ़ते हैं। नगर क्या कहती हैं कहानियाँ, यात्रा विवरण, मूर्तिकलाएं और पुरातत्व। तुमने जातकों के बारे में सुना होगा। ये वो कहानियाँ हैं जो आम लोगों में प्रचलित थीं। बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया। यहाँ एक जातक कथा दी गई है जिसमें यह बताया गया है कि एक निर्धन किस तरह धीरे धीरे धनी बन जाता है। देखिए ये हमारे एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इसे छोड़ देंगे, इसे नहीं पढ़ेंगे। प्राचीनतम नगरों के जीवन के बारे में हमें कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चल सकता है। शहरों, गांव या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे। इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग, खंभों या प्रवेश द्वारों पर सजाया जाता था जहां लोग आते थे। देखिए ये चित्र दिया, इसके बारे में पढ़ते हैं। नीचे सांची की मूर्तिकला यह मध्य प्रदेश स्थित सांची का स्तूप की मूर्तिकला का नमूना है। इसमें शहर के जीवन का यह एक दृश्य है। तुम अध्याय 12 में सांची के बारे में पढ़ोगे। इन दीवारों को देखो क्या वे ईंट की बनी है या फिर लकड़ी या फिर पत्थर की। क्या इन रेलिंग लकड़ी की बनी है? जी इसके बारे में दिया है। आइए ये एक चित्र है दिल्ली में मिले बलाईकूप हड़प्पा की जल निकास व्यवस्था में कैसे बनते। आइए इसे पढ़ते हैं। अध्याय 6 में वर्णित अनेक शहर महाजनपदों की राजधानी थे। जैसा कि तुमने पढ़ा है इनमें से कुछ शहर परकोटों से घिरे होते थे। जैसा कि तुम ऊपर चित्र में देख रहे हो अनेक शहरों में बलाईकूप मिले हैं। ये बलाईकूप गुसलखाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। बलाईकूप किसके लिए? गुसलखाने, नाली और कूड़ों के लिए प्रयुक्त होते थे। ये बलाईकूप लोगों के घरों में होते थे। आइए ऊपर पढ़ते हैं। महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। संभवतः लकड़ी, मिट्टी व कच्ची ईंटों या फिर छप्पर से बने होने के कारण ये ज़्यादा समय तक टिक न पाए। भविष्य में पुरातत्वविद इनकी खोज कर सकते हैं। प्राचीन शहरों के बारे में वहां गए नाविक तथा यात्रियों के विवरण द्वारा भी पता चलता है। ऐसे ही एक विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है। जिन ये भी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। आइए आगे पढ़ते हैं। जिन पत्तनों पर वह गया उन सभी के बारे में उसने लिखा। भरूच ढूंढो। अब उसके द्वारा दिए गए वर्णन करो, पढ़ो। सिक्के। प्रश्न 90 पर दी गई कहानी तुमने देखा कि किस तरह सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया जा सकता है। पुरातत्वविद को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के थे। देखिए आहत सिक्कों का होता है ठप्पा लगाने वाले सिक्के, मतलब ये आहत जिन्हें चोट दी गई हो, ठप्पा मतलब अगर सीधी बात हम कहें तो ठप्पा वाले सिक्के करीब 500 साल पहले चले थे। तो आहत सिक्के कब चले थे? 500 साल पहले। ये आप याद रखें, 500 साल पहले चले। इसका चित्र नीचे दिया गया है। चांदी या सोने के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्के कहा जाता है। देखिए ये हाँ आहत सिक्के ये रहे। इसके बारे में दिया होगा सिक्कों के बारे में।
यही दिया, इसकी पता ही नहीं गया। नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उदाहरण के लिए मथुरा को देखो, यह 2500 साल पहले से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। कौन सा? मथुरा। क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर और दूसरा रास्ता उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियाँ बनाने का केंद्र था। तो क्या यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट मिलेगी, 5 साल पहले मथुरा बेहतरीन मूर्तियाँ बनाने का केंद्र था। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। कब? 2000 साल पहले। देखिए, जब कुषाणों वगैरह इनके बारे में आप जब वो स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे। अभी आप ये यहाँ पर ये चैप्टर पढ़े तो हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है। आगे जब आप पढ़ेंगे तब आपको सब समझ में आ जाएगा। एनसीईआरटी से हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप हो जाती है, इसीलिए इसके बारे में तुम अगले अध्याय में पढ़ोगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर हैं। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। चलिए ऊपर पढ़ते हैं। मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। प्राय शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों का उल्लेख मिलता है। शिल्प तथा शिल्पकार। पुरास्थलों से शिल्प के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत से पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है। तो पुरास्थलों से जो नमूने मिले उनमें मिट्टी के बहुत पतले सुंदर बर्तनों को क्या कहा जाता है? उत्तरी काले चमकीले पात्र। क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं तथा ये प्राय काले रंग के होते हैं और इनमें खास चमक होती है। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहते थे। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना था, जबकि व्यापारियों की श्रेणियाँ व्यापार का संचालन करती थीं। श्रेणियाँ बैंकों के रूप में काम करती थीं। तो श्रेणियाँ किसके? बैंकों के रूप में काम करती थीं, जहाँ लोग पैसा जमा करते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दे दिया जाता था। सूत कातने, इसे ये थोड़ी खानी है, ये तो इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ लेते हैं। सूत कातने और बुनने का नियम। ये नियम अर्थशास्त्र के, तो ये अर्थशास्त्र बुक हम अभी पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। किसकी थी? आप मुझे कमेंट में बताएं अध्याय में। और ये भी बताएं ये कौन से सन में लिखी थी। अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया है। इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार का एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों के सूत की कटाई और बुनाई की जाती थी। ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन तैयार करने के लिए काम में विधवाओं, सक्षम अक्षम महिलाओं, भिक्षुणियों, वृद्धा वैश्याओं, राजाओं की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जाता था।
इनके काम के और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, वे दासियों को भेजकर कच्चे माल को मंगवा सकती थीं और फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती थीं। वे औरतें जो कारखाने तक जा सकती हैं, उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़के ले जाना पड़ता था, जहाँ उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। इस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती है। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता है या इधर उधर की बातें करता है तो उसे सज़ा मिलती है। अगर औरतों ने अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना देना होगा। इसके लिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता था। बहुत ही सख्त सज़ा थी भाई। आइए, सूक्ष्म निरीक्षक अरिकामेडु। मानचित्र 7 में अरिकामेडु जो पुद्दुचेरी में ढूंढो। रोम के बारे में जानकारी पढ़ो, वो आगे पढ़ेंगे। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पत्तन था। पत्तन का अर्थ होता है उसे, जैसे जहाँ पर जहाज़ रुकते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, अरे जहाँ पर जहाज़ रुकते हैं, जहाजी बेड़े रुकते हैं, वही उसी होता है पत्तन। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते हैं। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा है। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र में एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते हैं। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मोहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले। इन्हें इटली के एक शहर के नाम एराटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इन्हें मोहर लगे सांचे एक गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता है। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था, किंतु वे यहीं बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे, अर्धबहुमूल्य पत्थरों के मनके बनाने का पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। कहाँ? अरिकामेडु में। ये से पढ़ते हैं। अभिलेखित मिट्टी के बर्तन, कई बर्तन पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। अन्यत्र पढ़ते हैं। अन्यत्र मतलब अन्य देश में कहा जाता था। अन्यत्र मानचित्र 6 में रोम को ढूंढो। यह यूरोप में सबसे पुराने शहरों में से एक है। इसका विकास लगभग तभी हुआ जब गंगा के मैदान के शहर बस रहे थे। तो हम पढ़ चुके, क्लास 2 में हमने पढ़ा था गंगा के मैदान के बारे में, यहाँ शहर बस रहे थे। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी था। यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया तक फैला साम्राज्य था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक ऑगस्टस ने करीब 2000 साल पहले शासन किया। उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर है जिसे मैंने संगमरमर का बनाया। ऑगस्टस और उसके बाद के कई शासकों ने कई मंदिर तथा महल भी बनवाए। ऑगस्टस ने बड़े बड़े रंगमंडल, एम्फीथिएटर बनवाए। इनमें चारों तरफ दर्शकों को बैठने की सीढ़ीनुमा जगह होती हैं। यहाँ लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते हैं। उन्होंने स्नान घर भी बनवाए जहाँ स्त्रियों तथा पुरुषों के लिए अलग अलग समय निर्धारित थे। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते और आराम करते थे। बड़े बड़े जलवाही सेतु, एक्वाडक्ट के जरिए शहर के स्नानघरों, फव्वारों तथा गुसलखानों के लिए पानी लाया जाता था। तो ये चैप्टर हो गया समाप्त। मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।